आप देख रहे हैं स्टडी स्टेप्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे के ऊपर जिससे लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे हैं और उसको उसने बहुत सारे छात्रों के विश्वास को एसएससी के ऊपर से हिलाकर भी रख दिया है। एसएससी के स्कैम पे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी भी हुई हैं और ये वीडियो भी उनमें से ही एक होने वाली है। तो क्या चल क्या रहा है एसएससी का, ये चीज़ किसी को कुछ नहीं पता। क्या ये घोटाला पहली बार हुआ है, ये हम जानेंगे। लेकिन अगर मेरी बात आप मानो तो ये घोटाला पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी एसएससी की परीक्षाओं में बहुत सारी धांधली चलती रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी के स्कैम 2024 क्या है, असल में क्या है एसएससी ने। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एसएससी क्या चाहती है, कौन कौन से और घोटाले एसएससी कर चुकी है। उसके साथ साथ एसएससी के इन घोटालों से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि ये घोटाला असल में है क्या, तो हाल ही में हम लोगों ने देखा कि एसएससी की एक परीक्षा हुई 2024 में, जिसका पहले तो टायर 1 होता है। टायर 1 में अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जाती है। अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसे जाती है कि सारे टीचर्स, सारे यूट्यूब चैनल्स बच्चों को ये कह रहे थे कि जो मार्क्स हैं एसएससी में टायर 1 में वैकेंसी को देखते हुए, क्योंकि जो वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी वो भी 17,000 समथिंग वैकेंसीज आई थी। तो उस चीज़ को देखते हुए सारे टीचर्स यही कह रहे थे कि जो मार्क्स होगा, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, वो 135 से 145 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा फेरबदल हम लोगों को देखने को मिला कि जो कट ऑफ गई वो 153 के करीब गई। बाद में एसएससी ने 17 तारीख को एक अलग कट ऑफ निकाली जिससे उन्होंने 1100-1200 बच्चों को और ले लिया और कट ऑफ को गिरा के 152 समथिंग कर दिया। लेकिन सेम चीज़ एसएससी ने फिर से दोहराई और जो टायर 2 18 जनवरी को हुआ और उसके साथ साथ टायर 2 जिसका एग्ज़ाम 20 जनवरी को हुआ, 18 जनवरी वाले में पहले एसएससी ने सबसे पहले तो एसएससी ने 18 जनवरी के एग्ज़ाम में टाइपिंग को गलत दिखाया। मतलब इतना बड़ा पैसेज दे दिया जो टाइपिंग नहीं, मतलब वैसा आज तक टाइपिंग के साथ नहीं हुआ था। उसके बाद जब इन्होंने री एग्ज़ाम लिया 27 तारीख को, जो इन्होंने 18 जनवरी की टाइपिंग का री एग्ज़ाम लिया, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी में बैठे क्योंकि उन लोगों को 21 तारीख को ही आंसर की दे के ये बता दिया गया कि आपके इतने मार्क्स हैं। तो जिसको लगा कि मेरा नहीं होगा वो उस एग्ज़ाम में ही नहीं बैठे। हालांकि उसके बाद भी एसएससी के रुख वैसे ही रहे और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एसएससी ने उसके बाद भी दिखाती रही। जैसे कि अब जो हम लोगों के सामने आ रहा है कि जो बच्चे कम मार्क्स लाए, जो बच्चे 224 नंबर लेके आए, 233 नंबर लेके आए, 243 नंबर लेके आए, उनको इन्होंने पोस्टें दे दी। वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जो 331 नंबर लेके आए, इवन 320 से ज़्यादा नंबर लेके आए, 331 से ज़्यादा नंबर लेके आए, उनको एक भी पोस्ट अलॉट ही नहीं की। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि दिन रात मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान इस चीज़ से झेलना पड़ा, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे एसएससी स्कैम 2024 और जस्टिस फॉर एसएससी स्टूडेंट्स भी ट्रेंडिंग में रहा। इसके साथ साथ बहुत अलग अलग हैशटैग्स भी हम लोगों को ट्विटर पे देखने को मिले और सोशल मीडियाज़ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एसएससी के घोटाले पुराने, मतलब ऐतिहासिक घोटालों के लिए एसएससी पहले से ही बदनाम है, क्योंकि 2018 में पहली बार एसएससी में जब घोटाला हुआ तो टायर 2 का एसएससी का 2018 का पेपर ही लीक हो गया, जिसकी जांच हुई। हजारों छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसके बाद उस चीज़ की जांच की सीबीआई ने। लेकिन क्या छात्रों को न्याय मिला? नहीं। आज भी ये सवाल कायम है कि छात्रों को कभी कोई न्याय नहीं मिला। आज भी सबको यही लगता है कि एसएससी बहुत ज़्यादा बड़ी संस्था है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एसएससी मुझको लगता है हमारे इंडिया के जस्टिस सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा डरती नहीं है, क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे जिन बच्चों को इन्होंने लिया, मतलब टायर 1 के बाद जिन बच्चों को इन्होंने लिया, 1100-1200 बच्चों को लिया, उनके साथ पहले तो 17 तारीख को आप लिस्ट निकालते हो और बच्चों को ले लेते हो, लेकिन उनका एग्ज़ाम तुरंत 2 दिन बाद
20 तारीख को आप करा देते हो। फिर इस बार जब रिज़ल्ट आता है तो फिर जितने भी बच्चे उसमें थे उसमें से 90% बच्चे तो विदहेल्ड कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, लिस्ट 3 विदहेल्ड कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं कि आपका हम रिज़ल्ट ही नहीं देंगे। इसके साथ साथ एक बार पश्चिम बंगाल की एसएससी के ने भी 2022 में भर्ती घोटाले किए, जिसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी गलत तरीके से दे दी गई। तो उसके बाद ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एसएससीज में भी रहा, जैसे कि पश्चिम बंगाल का 2022 में हुआ। उसके साथ साथ बिहार एसएससी एमटीएस ने भी 2024 में ये घोटाला किया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 2023 का एक केस जो कि हमेशा प्रचलित उसमें रहता है, वो भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टीचरों से देखा कि नीतू सिंह मैम ने भी उस चीज़ प्रोटेस्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया। इवन एसएससी ने उस चीज़ पे भी अपने रंग दिखाए और कुछ भी बदलाव नहीं किया। इस बार 2024 में भी एसएससी ने सेम काम किया और अपनी पुरानी जो गलतियां एसएससी करते हुए आई है उससे एसएससी ने कुछ भी नहीं सीखा और ये सारा बवाल करती रही। इतिहास को देखते हुए अगर देखा जाए तो ये साफ है कि एसएससी बार बार अपने परीक्षाओं में परीक्षा कराने में एसएससी हमेशा से असफल रही है। सवाल यहाँ ये उठता है कि कब तक छात्रों को इस अन्याय का सामना करते रहना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें कि बच्चों के ऊपर इस स्कैम का क्या असर हुआ है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, ऑफलाइन स्टूडेंट्स से भी बात की, कुछ मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैंने उनसे भी बात की। तो वो लोग भी, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज निकल रही थी, तो उन्होंने तो मुझसे ये कहा कि 12 तारीख को रात में 12 बजे एसएससी रिज़ल्ट निकालता है, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ यही है कि हम क्या करें, हम आगे क्या करें और बच्चा आगे क्या करे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चे के मन पे भी पड़ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन एसएससी ने दिया है वो तो अनरीज़नेबल नॉर्मलाइजेशन दिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन इतना मिला है जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। क्योंकि बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो 5 नंबर का 6 नंबर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 10 नंबर का होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बच्चों को 60-60 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। मतलब कोई बच्चा 244 ला रहा है और उसको आप डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट दे देते हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन भी हुआ हो। और अगर हम लोग देखें निष्पक्षता पे भी सवाल उठता है एसएससी का इन चीज़ों से कि कभी आपका पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक नहीं होता तो आप लोग ऐसा नॉर्मलाइजेशन कर देते हो जिसकी वजह से ऐसा लगने लगता है कि पूरा का पूरा जो एसएससी की पोस्टें हैं वो सारी की सारी खरीदी बेची जा रही हैं। पूरी तरीके से बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी हूँ। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इन चीज़ों से, ये जो एसएससी बच्चों के साथ कर रही है, इन चीज़ों से बच्चों के दिमाग पे भी मेंटली बहुत इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर मेरा तो पहला अटैम्प्ट था लेकिन इन्होंने इतना किया, वो किया, ये किया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने सुनी। उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वैकेंसी 18,175 थी, लेकिन इनकी जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें 17,221 ही बच्चों को सिलेक्ट किया गया। ये बाकी वैकेंसीज़ क्या गई। उसके साथ साथ बहुत सारे बीच के रोल नंबर्स भी ऐसे थे जो गायब रहे। अब अगर हम लोग ये देखें कि इस घोटाले के खिलाफ छात्र क्या कर सकते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं या वो क्या कर रहे हैं, तो अगर आपको भी लगता है कि यह अन्याय है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और बेसिकली एसएससी को हमारे आवाज़ उठाने से, हमारे प्रोटेस्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 2023 में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए एसएससी के ऑफिस के बाहर। उन्होंने वहाँ पे कोई किसी भी तरीके की बच्चे की बात नहीं सुनी। ऑनलाइन याचिकाओं और सोशल मीडिया अभियान का हिस्सा भी बच्चे बने, अभी भी बन रहे हैं, अभी भी ट्विटर कैंपेन्स रन कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं हो रहा है। उसके अलावा मीन्स आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ एसएससी द्वारा नहीं की जा रही है। अब अगर हम लोग देखें तो इस घोटाले के मामले में परीक्षा का कोई दोष नहीं है, लेकिन परीक्षा कराने वाले जो हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट बैठे हुए हैं। बल्कि हमारे भविष्य की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? आप एसएससी
को इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए, ये अगर आप कोई राय देना चाहो तो वो आप हम लोगों को कमेंट्स के मामले से दे सकते हो, कमेंट्स से दे सकते हो। लेकिन मुझको इन रायों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा तरीके से एसएससी बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। और अगर आपको लगता है कि परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए या फिर ये रिज़ल्ट रिवाइज होना चाहिए, मेन तो बच्चों के दिमाग में यही चीज़ है कि पहले तो आप टायर 1 में गलत मार्क्स देते हो, ठीक है, वो बच्चों ने झेल लिया। दूसरी चीज़ टायर 2 आती है, बच्चों को ऐसा लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसके बाद अब एसएससी टायर 2 में एटलीस्ट फेयर एग्ज़ाम लेगी, वो चीज़ भी नहीं हुई। वो चीज़ भी बच्चे इस समय झेल रहे हैं और वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हमारा जो जस्टिस प्रणाली है उस पर भरोसा रखें। और यही चीज़ें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। अगर ये कैंपेन को आप और चलाना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पार्ट बने हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिले। इवन अभिनय सर को अगर हम लोग देखें तो अभिनय सर भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप्स ले रहे हैं कि बच्चों को कैसे न्याय दिलाया जा सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप मेरे इस चैनल स्टडी स्टेप्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।